हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो आज है 8 जून और स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस, जो कि हमने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी अलग सोर्सेज से लिया है। सो शुरुआत करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है माउंट किलोया से रिलेटेड। अब आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। सो हवाई में ये वॉल्केनो है, माउंट है या वॉल्केनो कुछ भी बोल लो, और ये इरप्ट हुआ है 50 साल बाद। अब ऐसे ही इरप्ट होता रहता है, लेकिन ये अलग अलग जगह से इरप्ट होता है। सो अभी जिस जगह पे इरप्ट हुआ है वहाँ पे 50 साल बाद हुआ है। वैसे तो 2023 में भी ये 3 बार इरप्ट हुआ था, लेकिन वो अलग अलग जगह हुआ था। जिस जगह अभी हुआ है वो वहाँ पे 50 साल बाद हुआ है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। और फियर बताए जा रहे हैं कि इसमें से काफ़ी टॉक्सिक वॉल्केनो गैस रिलीज़ हो सकती है एटमॉस्फेयर में, और इसके क्या इम्पैक्ट रहेंगे लॉन्ग टर्म में ये कुछ नहीं कहा जा सकता हमारे इन्वायरमेंट पे या हमारे क्लाइमेट पे। सो ये भी चांसेस बताए जा रहे हैं कि काफ़ी एयरबॉर्न हेल्थ हज़ार्ड हो सकते हैं टू द लोकल्स, अलॉन्ग विद द चांसेस ऑफ अनड्यू डैमेज टू द क्रॉप्स, एनिमल्स। तो चाहे ह्यूमन्स हो, क्रॉप्स हो, एनिमल्स हो, सभी की कहीं ना कहीं हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज, एज आई सेड, इरप्टेड 3 times in 2023, और हवाई का सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्केनो है आफ्टर मौना लोआ। ओके, सो मौना लोआ इज़ द लार्जेस्ट एंड सेकेंड नंबर पे किलोया। कूल, याद रहेगा, गुड। बढ़ते हैं आगे। अब आता है पपुआ न्यू गिनी, PNG बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ये एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया के पास में पड़ता है। वहाँ पे लैंडस्लाइड आया काफ़ी ख़तरनाक, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई, काफ़ी लोग अफेक्ट हुए, प्रॉपर्टी वगैरह काफ़ी डिस्ट्रक्ट हो गई। कहाँ पे? सो माउंट मुंगालो पे, ठीक है। सो मोर देन 2,000 पीपल वर एस्टिमेटेड टू बी बरीड एंड 70,000 अफेक्टेड बाय इट। और इंडिया की तरफ से भी वहाँ पे काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस गई। तो ये बात रही। एंड अथॉरिटी, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, अथॉरिटीज़ ये कह रहे हैं कि अभी और भी वहाँ पे रिस्क है लैंडस्लाइड वगैरह होने का, और बोला है कि वहाँ से जितना जल्दी हो सके इवैक्यूएशन किया जाए, लोगों को वहाँ से हटाया जाए। सो रीज़न क्या है, वहाँ पे इतने लैंडस्लाइड्स क्यों आते हैं, वहाँ पे क्यों इतनी वल्नरेबिलिटी है? तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, ठीक है। मेन रीज़न है जोग्राफिकल लोकेशन उसकी, वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लाई करता है। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है बेसिकली, जैसे कि ये मान लो ये है पूरा पैसिफिक ओशन, तो ये पूरा ना जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनका मर्जिंग पॉइंट है। सो ये काफ़ी वल्नरेबल होता है अर्थक्वेक के लिए। सो ये पूरा जो एरिया होता है पैसिफिक का, उसको बोल देते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसमें कि काफ़ी सारे नेशंस आते हैं, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वैसे ही पपुआ न्यू गिनी। इसलिए यहाँ पे अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड वगैरह काफ़ी आते रहते हैं, ठीक है। सो इट सिट्स ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और बाकी के फैक्टर्स बताए जा रहे हैं कि वहाँ पे माउंटेन्स काफ़ी हैं, तो जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह होंगे वहाँ लैंडस्लाइड्स भी ज़्यादा आएंगी, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जिसकी वजह से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स आती हैं। क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जैसे कि गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, और जब इवेपोरेशन ज़्यादा होता है तो बारिश भी बहुत तेज़ आती है, बारिश बहुत तेज़ आती है, स्टॉर्मिंग आती है, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, तो उससे भी लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। ऑल्सो इट लैक्स प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट टू डील विद द नेचुरल डिजास्टर्स। अब देखो, जापान वगैरह में भी काफ़ी अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रेजिलिएंट कर लिया है कि उस चीज़ों से उनको मतलब लॉस काफ़ी मिनिमल होता है। सो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम इतनी अग्रेवेट हो गई, इतनी बढ़ गई। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में, और माइनिंग भी इलीगल काफ़ी होती है। सो ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है यहाँ पे लैंडस्लाइड का, ठीक है। सो सिंपल सी न्यूज़ थी, हमें याद रखनी है पपुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइड्स आए। अब बढ़ते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे। आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, अब पढ़ लेते हैं ये क्यों अब न्यूज़ में रही। ये न्यूज़ में इसलिए रही कि इन्होंने डायरेक्टिव इशू किए सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को कि भाई आप कोई भी क्लेम करते हो कि हमारा जो फ्रूट जूस है वो 100% फ्रूट से बना है, ये जो लेबल्स होते हैं ये आप नहीं लगाओगे। क्योंकि हम भी जानते हैं भाई कोई सा भी फ्रूट जूस जो है 100% फ्रूट से नहीं बनता, उसमें काफ़ी प्रिजर्वेटिव, केमिकल्स और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें डलती हैं, ठीक है। सो ये वाले क्लेम्स बोला कि आप नहीं डालोगे, एकदम सरासर गलत है। और ये भी कहा कि अकॉर्डिंग टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस जो हैं, जो कि एडवर्टाइजिंग या क्लेम से रिलेटेड हैं,
उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप 100% कोई भी क्लेम कर सकते हो कि 100% फ्रूट जूस है या 100% कुछ और है, ठीक है। सो ये साफ साफ मना किया है। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि FSSAI है क्या। लेकिन उसके पहले उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्ट किया कि भाई अभी तक आपके पास जितने भी प्री प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल हैं उन्हें एग्जॉस्ट कर लो, उससे यूज़ कर लो बिफोर 1 सितंबर 2024, उसके बाद नहीं अलाउ किया जाएगा। सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इस्टेब्लिश की गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि इनका काम होता है कि फ़ूड की सेफ्टी रेगुलेट करना और उन क्या सेफ्टी है उस हिसाब से लाइसेंसेस देना, फूड इंडस्ट्रीज़ को उनकी क्वालिटी चेक रखना, बाहर से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसमें ज़्यादा प्रिजर्वेटिव तो नहीं है, ये सब सारी चीज़ें देखना ये इनका काम होता है। तो ऑफकोर्स हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें देख रही है ताकि सिटीजन्स की हेल्थ मेंटेन रहे। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आएगा। इस्टेब्लिश हुआ था एक एक्ट के अंतर्गत, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। पार्लियामेंट का एक्ट था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006। जब किसी एक्ट पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा कोई बॉडी बनाई जाती है तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। सो इनका काम क्या होता है, फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। रेगुलेट करते हैं, फूड सेफ्टी को सुपरवाइज करते हैं जिससे कि पब्लिक हेल्थ मेंटेन रहे। उसके अलावा फूड सर्टिफिकेशन भी इनका काम होता है एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज थ्रू आउट इंडिया। जो भी टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं उनका प्रॉपर एक्रेडिटेशन की वो अच्छे से तो काम कर रही हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। और कोई भी इंडिया में सेल कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है फूड तो उन्हें फूड लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है FSSAI से, ठीक है। सो ये सिंपल सी न्यूज़ थी, आई होप क्लियर हो गई होगी। FSSAI काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। और बढ़ते हैं अब आगे हेल्थ क्लेम की तरफ। सो इंश्योरेंस के फील्ड में जो हमारा मेन रेगुलेटर है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया। पहले के जितने सर्कुलर आए थे उनको खारिज करते हुए एक बड़ा सर्कुलर लाए और उसमें बोला कि भाई जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम होते हैं वो टाइम के अंदर एक लिमिट बता दी कि उसके अंतर्गत जो है वो ऑथोराइज हो जाने चाहिए। सो बेसिकली जब भी कोई इंसान हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट होता है और मान लो उनका इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस वाले पैसा देते हैं उस चीज़ का। सो जब डिस्चार्ज होने वाले होते हैं ना तो तब क्या करते हैं ना कि ये कई बार बहुत टाइम लगा देते हैं चीज़ों को प्रोसेस करने में, जिसकी वजह से और ज़्यादा रुकना पड़ जाता है हॉस्पिटल में और चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो ये बोला कि जब डिस्चार्ज हो जाए उसके 3 घंटे बाद आप ऑथोराइजेशन दे देने चाहिए कि हाँ भाई इनका पैसा हम देंगे, ताकि हॉस्पिटल उन्हें रिलीज़ कर दे। नहीं तो जितना भी एडिशनल पैसा लगेगा वो इंश्योरर ही यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ही पे करेगी। तो ये बहुत अच्छा रेगुलेशन है, क्योंकि देखो किसी की भी हेल्थ ख़राब होती है तो तब इंसान ऑलरेडी इतना परेशान होता है और इन चक्करों में अगर घूमेगा फिरेगा तो वो कितनी गलत बात है। सो टाइमली ऑथोराइजेशन हो जाना चाहिए। और इसके अलावा 100% कैशलेस क्लेम सेटलमेंट हो, इसके लिए भी इन्होंने कहा कि एफर्ट्स लगाओ और डेडलाइन दे दी गई 31 जुलाई 2024 की, ठीक है। और इनके अलावा मान लो किसी अनफॉर्चुनेट केस में डेथ हो जाती है तो उसमें बोला कि इमीडिएटली प्रोसेस करो क्लेम सेटलमेंट को, ताकि डेड बॉडी जो है वो भी दे दी जाए। और अगर कोई भी क्लेम जो है रेप्यूडिएट कर रहे हैं यानी कि उसको कह रहे हैं कि नहीं ये तो हम नहीं दे सकते किसी भी रीज़न्स की वजह से, तो वो प्रॉपर अप्रूवल मिलना चाहिए क्लेम रिव्यू कमेटी का। कुछ मेंबर्स होते हैं इसमें और वो जब कहेंगे कि हाँ भाई ये वाला क्लेम तो नहीं मिल सकता तभी वो मना होगा क्लेम। और क्यों नहीं मिला उसके रीज़न्स भी आपको क्लेमेंट को बताने पड़ेंगे विद फुल डिटेल्स। और मान लो अगर जो भी पॉलिसी होल्डर है उसको लगता है मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो वो जा सकता है ओम्बुड्समैन में। इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन होता है जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो और वहाँ पे अगर ओम्बुड्समैन कहता है कि हाँ भाई इस आदमी के साथ गलत हुआ और इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना चाहिए था, तो वो जो भी फैसला सुनाएगा उसके 30 दिन के अंतर्गत वो पैसा उन्हें दे देना चाहिए, नहीं तो हर दिन 5,000 की पेनल्टी जो है लग जाएगी। ये सारे को बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस लाए ताकि हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी पैसा सेटल होना होता है वो टाइम पे हो सके और कैशलेस हो सके। सो बहुत बढ़िया कदम है, अच्छा कदम है, वी शुड रियली अप्रिशिएट इट। बढ़ते हैं FDI पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे। सो इंडिया को रिसीव हुई हाईएस्ट FDI फ्रॉम सिंगापुर। बेसिकली बाहर से जो लोग इन्वेस्ट करते हैं हमारे इंडिया में उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो सिंगापुर से हमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिला 2023-24 में, उसके बाद मॉरिशस, और 2018-19 से ही सिंगापुर जो है इट हैज़ बीन द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सच
इन्वेस्टमेंट। सो ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमें याद रखनी है सिंगापुर। सो बस इतना ही था इस सेशन में। आई होप इट हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।